अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ खाली दामन पार्ट 7। वो दोनों कमरे से निकली तो करमदीन ने वहीं बैठे बैठे अपने कान उनके कदमों की आवाज़ पर लगा दिए। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ दूर होती चली गई और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। उसके कानों में पड़ी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर उससे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो दोनों बाहर चली गई हैं। करमदीन को जब इस बात की तसल्ली हो गई तो वो दोनों घर से निकल गई है, तो उसने नोट उठाकर गिने और फिर एहतियात से अपनी कमीज़ की जेब में डाल लिए। रकम जेब में डालकर उसने जेब को अच्छी तरह थपथपाया। फिर मिठाई का डब्बा खोलकर उसमें से अपनी पसंद की मिठाई खाई और डब्बा इसी तरह बंद करके एक तरफ रख दिया। नोटों को जेब में डालने और मिठाई खाने से फारिग होकर करमदीन ने वही कव्वालियों वाली कैसेट लगाई जो वो उन औरतों के आने से पहले सुन रहा था। कव्वाली सुनते हुए पहले भी हल्का हल्का सा सर हिला रहा था, मगर जब जेब में रखे हुए हजार हजार के नोटों ने उस पर अजीब सा खुमार चढ़ा दिया और वो नीम मधोशी के आलम में झूम रहा था। चाची खबरी देर तक बाहर गली में खड़ी दरवाज़ा पीटती रही, मगर जब किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला आकर ना खोला तो उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रही थी, जबकि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। अंदर आते ही चाची ने अपना बुर्का उतार कर हाथ में पकड़ लिया और घर में इधर उधर आयशा को ढूंढने लगी। वो हैरान थी कि वो सब कहाँ चले गए थे। वहाँ से नाकामी के बाद वो इस कमरे की तरफ आ गई जो करमदीन ने अपने लिए मखसूस कर रखा था और जहाँ से कव्वालियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, करमदीन ने अपनी आंखें खोल दी और सिमट कर बैठ गया। आजा चाची आजा, मैंने घर में हर जगह देख लिया, आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? चाची ने करमदीन के सामने बैठते हुए दरियाफ्त किया। वो तो बच्चों को साथ लेकर अपने मायके गई है, तुम अपनी सुनाओ। अब तुम्हारी बहू और बेटा तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? मैं झूठ क्यों बोलूँ, सच्ची बात है, वो दोनों ही अब मेरी बहुत खिदमत करते हैं। देख लो चाची, तुम कितनी परेशान थी, मुझे वो सब कुछ याद है जो तुमने मेरे लिए किया, इसीलिए तो उठते बैठते तुम्हारे लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है। अच्छा चलो इन बातों को इन बातों अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, मिठाई खाओ। करमदीन ने मिठाई का डब्बा चाची के सामने रखते हुए कहा। आयशा कब तक आ जाएगी? चाची खबरी ने मिठाई खाते हुए सवाल किया। वो मर्जी की मालिक है चाची, देखते हैं कितने दिन बाद आती है। चलो अच्छा, अपने माँ बाप के पास गई है, कुछ दिन रह लेगी। बात करते करते चाची ने मिठाई के शीरे से भरी उंगलियां अपनी जबान से चाटी और खड़ी हो गई। बस चाची जा रही हो? आयशा को देखे कई दिन हो गए थे, उसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, इसीलिए चली आई थी। अब वही नहीं है तो बैठकर क्या करूं? चाची अगर जा रही हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या काम है। बस जाते जाते मुबारक को देख लेना, अगर वो घर में हुआ तो उसे कहना करमदीन ने बुलवाया है। तुम बेफिक्र रहो, मैं कह दूंगी। चाची ने इतना कहा और बुर्का लेते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मोहल्ले में और भी बहुत से लोग थे जिनके पास करमदीन का उठना बैठना था, मगर इनमें से ज़्यादातर लोग करमदीन के नए रूप से खुश थे। करमदीन के नए रूप से खुश नहीं थे। मुबारक मोहल्ले का वो वाहिद फ़र्द था जिसे उसने पहले ही दिन से बहुत मुतासिर किया था और वह करमदीन का गर्विदा हो गया था। करमदीन के पास आने वालों की ज़्यादा तादाद मोहल्ले से बाहर के लोगों की थी। ऐसा कम कम ही होता था कि कोई मियाजी के होते हुए उसके पास आया हो, क्योंकि करमदीन का माजी इनसे भूला हुआ नहीं था। चाची ने मुबारक को करमदीन का पैगाम दे दिया था। पैगाम मिलते ही मुबारक ने अपने दोस्त साबिर को भी साथ ले लिया और करमदीन के यहाँ पहुँच गया। वो दोनों बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, मगर कव्वालियों की कैसेट लगी होने की वजह से उनके दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ करमदीन तक नहीं पहुँच रही थी। वो दोनों वापस जाने वाले थे कि उसी लम्हे करमदीन ने कैसेट तब्दील करने के लिए टेप रिकॉर्डर बंद की तो दरवाज़ा पीटे जाने का शोर उसके कानों में पड़ा। वो ये सोच कर के न जाने कोई कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया और दरवाज़ा खोल दिया। लगता है काफ़ी देर से दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, करमदीन ने मुबारक और साबिर को दरवाजे पर खड़े देखकर कहा। हम तो बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई खोल ही नहीं रहा था, बल्कि अब तो हम थक हार कर वापस जाने वाले थे। मुबारक ने करमदीन से शिकवा किया। बस यार, मैंने सुना ही नहीं, मगर जब मेरे कानों में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पड़ी तो मैं दौड़ता हुआ आ गया। करमदीन ने अपनी सफाई पेश की, फिर खुद ही बोला, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। बात करते ही करमदीन अपने कमरे की तरफ चल पड़ा और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे हो लिए। तुम्हारा पैगाम मिला था, खैर से बुलाया था?
कमरे में बैठते ही मुबारक ने सवाल किया, तुमसे मिले काफ़ी दिन हो गए थे इसलिए पैगाम भिजवा दिया। जब चाची ने तुम्हारा पैगाम दिया मैं तो डर ही गया था। अरे नहीं यार, ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। करमदीन ने मुबारक को तसल्ली दी और मिठाई का डब्बा खोलकर इन दोनों के सामने रखते हुए बोला, परेशानी ख़त्म करो और ये खाओ। ये क्या है? मुबारक ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर मुँह में डालते हुए सवाल किया। है तो मिठाई, मगर तुम इससे साई करमदीन का भंडारा समझकर खाओ। बड़ी मौजें मना रहे हो, लगता है काम खूब चल निकला है। मैंने ये सब पाने के लिए मेहनत भी तो बहुत की है। अब अगर मोहल्ले वाले मेरे पास नहीं आते तो क्या हुआ? और थोड़ी दुनिया है। मोहल्ले वालों पर भी अपना कुछ असर डालो, फिर वो भी आने लगेंगे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। खुद ही देख लेना, यही लोग होंगे जो मेरे पीछे पीछे फिरेंगे। करमदीन ने बात की। मुबारक करमदीन की बात का जवाब दिए बगैर मिठाई खाता रहा। फिर मिठाई हलक से उतारते हुए बोला, वैसे मिठाई के साथ चाय भी होती तो मज़ा आ जाता। मुबारक ने बात की और फिर साबिर से अपनी बात की तस्दीक करवाने के लिए बोला, क्यों भाई साबिर, क्या ख्याल है? साबिर ने अभी तक कोई बात नहीं की थी। जब मुबारक ने उससे अपनी बात की तस्दीक चाही तो फ़ौरन उसने हाँ में हाँ मिलाते हुए बात की। तो तुम्हारी बात तो तुम्हारी सही है। मिठाई हो और साथ चाय ना हो तो कुछ मज़ा नहीं आता। तुम मिठाई खाओ, मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। करमदीन ने बात की और साथ ही उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? करमदीन को उठता देखकर मुबारक ने दरियाफ्त किया, फिर खुद ही बोला, हमें घर की बनी हुई चाय नहीं चाहिए, तो बाजार से मंगवा देता हूँ। नहीं, चाय वहाँ से आनी चाहिए जहाँ से उस रोज़ सिगरेट की डिब्बी आई थी। मुबारक ने करमदीन की आंखों में झांकते हुए कहा। मुबारक की बात सुनकर करमदीन छत को देखते हुए मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। करमदीन के मुंह से जो अल्फाज अदा हो रहे थे उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खामोशी से बैठे करमदीन की हरकत और सकनात का जायजा ले रहे थे। फिर करमदीन ने बड़बड़ाना बंद कर दिया और पहले की तरह इन दोनों से बातें करने लगा। उस वक्त इन दोनों का मुंह खुले के खुले रह गए जब कुछ ही देर बाद इन तीनों के सामने चाय के कप रख दिए गए थे, जिनमें से बाकायदा भाप उड़ रही थी। मुबारक इस किस्म का मुजाहिरा पहले भी देख चुका था, इसलिए उसकी हैरत साबिर की निस्बत बहुत कम थी। जबकि साबिर देर तक बेयकीनी की हालत में इधर उधर देखता रहा और चाय पीते हुए भी उसके जहन में मुसलसल यही सवाल उठता रहा कि उसने कमरे में किसी को आते हुए नहीं देखा था। फिर गरम गरम चाय के कप उनके सामने कौन रख गया? गफूरा ने आयशा की ज़बानी तमाम हालात सुने तो वो कमरे से निकल कर अकेली बैठी देर तक ये सोचती रही कि वो इस बारे में अपने खाविंद और बेटों को भी इतला कर दे या फिर शाम तक इनके आने का इंतज़ार करे। वो देर तक खुद से लड़ती रही कि अगर अभी इतला दी तो वो ना जाने क्या सोच बैठे, लेकिन फिर इसे ख्याल आता कि अगर उसने अभी इतला ना दी और शाम तक उनके आने का इंतज़ार किया तो कहीं वो इस बात से खफा ना हो जाए कि उन्हें इसी वक्त क्यों नहीं बताया गया। देर तक गफूरा इसी कश्मकश में रही कि इसे क्या करना चाहिए, मगर इससे फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरकार दिल ने अपना फ़ैसला सुना दिया और उसने अपने खाविंद और बेटे को दबे लफ्ज़ों में इतला कर दी। गफूरा के फ़ोन करने के थोड़ी ही देर बाद वो तीनों घर आ गए। आयशा का बाप और भाई इससे मिलना चाहते थे, मगर इस वक्त वो सो रही थी, इसलिए वो सभी दूसरे कमरे में बैठ गए। तमाम हालात जानकर आयशा का बाप गर्दन झुकाकर किसी सोच में पड़ गया था, मगर उसका बड़ा भाई अकरम गुस्से से चीखा, करमदीन की इतनी जुर्रत कि वह हमारी बहन के साथ इतनी ज्यादती करे, हम उसकी टांगे ना तोड़ दें। वो क्या समझता है हमने चूड़ियां पहन रखी है जो अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादती पर खामोशी से बैठे रहेंगे। अकरम के बाद अकबर भी दहाड़ा। इस तरह के मामला जोश से नहीं होश से होते हैं। मुश्ताक ने अपने दोनों बेटों को समझाया, तुम कुछ भी कहो अब्बा, मैंने करमदीन की टांगे ज़रूर तोड़नी है। ज़रा इसकी जुर्रत तो देखो, 2 टके का आदमी होकर हमारी बहन को धुतकार रहा है। पहले आयशा से बात कर ले, फिर सोचेंगे क्या करना है। मुश्ताक ने तहम्मुल से बात की, फिर आमिना की तरफ देखते हुए बोला, आमिना तुम जाकर देखो वो उठ गई है या अभी तक सो रही है। बाप की बात सुनकर आमिना फ़ौरन आयशा के मुतालिक जानने के लिए कमरे से निकल गई। आमिना का ख्याल था कि वो रात भर जागती रही है, इसलिए अभी तक सो रही होगी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि वो जब से आई थी सो नहीं पाई थी। आमिना आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई कमरे में आई थी, फिर भी आयशा ने उसकी कदमों की आहट सुन ली थी। आमिना जब कमरे में दाखिल हुई तो आयशा की आंखें खुली थी और वो उसे देखकर उठ बैठी थी। लेटी रहो आपी, आमिना ने आयशा को उठते हुए देखकर कहा। मैं कोई मरीज़ नहीं हूँ,
अल्लाह ना करे मेरी आपी को कभी कोई बीमारी आए। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम थकी हुई हो, लेटी रहो। बच्चे कहाँ हैं? तुम फ़िक्र ना करो, वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब्बा और भाई आए हुए हैं, वो तुम्हारे पास आना चाह रहे थे। इसलिए मुझे देखने भेजा है कि तुम सो रही हो या जाग रही हो। उन्हें इस तरह फ़ोन पर इत्तला देने की क्या ज़रूरत थी? शाम को वो घर आते तो सुकून से बैठकर बात की जा सकती थी। मैंने तो नहीं बुलाया ना आपी, अम्मा ने खुद ही इत्तला दी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, मैं वहीं चलती हूँ जहाँ सब बैठे हैं। आयशा ने ये कहते हुए चारपाई छोड़ दी और आमिना के साथ चल पड़ी। आयशा के मुंह आमिना के साथ आयशा को कमरे में दाखिल होते देखा तो आयशा का बाप और भाई अपनी जगह से उठ गए। बाप ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वो बाप के सीने से लगी उन दोनों के उन दोनों के आंसू बह निकले। आयशा बाप के सीने से लगी रो रही थी, उसका बाप भी आंसू बहा रहा था। दोनों भाइयों ने भी आगे बढ़कर बारी बारी उसे चुप कराया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। तमाम अहले खाना अपनी अपनी जगह आंसू बहा रहे थे। अजीब सोगवार सा माहौल था, हर आंख अश्क बहा रही थी। बस आयशा बस, भाई ने बहन को चुप कराने के लिए सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम क्यों रोती हो? अभी हम जिंदा है, रोएगा तो करम दीन, जब उसके हाथ पांव तोड़कर हम उसे अपाहिज बना देंगे। लेकिन यहाँ आने से पहले हमें करमदीन के बारे में कभी कोई खबर तो दी होती, फिर कम से कम तुम्हें इस तरह घर छोड़ना ना पड़ता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अभी कुछ नहीं बिगड़ा अब्बा, अभी चलते हैं, खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई ने जज्बाती होकर बात की। तुम ज्यादा बेसब्र ना हो, मुझे आयशा से बात कर लेने दो, इसकी बात सुनकर ही कुछ फैसला हो सकता है। बाप ने बेटे को समझाया, फिर आयशा को चारपाई पर बिठाते हुए बोला, तुम सुकून से मुझे सारी बात बताओ ताकि हम करमदीन से कोई बात कर सके। आयशा तमाम हालात और वाक़यात माँ को सुना चुकी थी। अब बाप के पूछने पर वो तमाम बातें फिर से दोहराने लगी। बात करते हुए कई बार उसकी आंखें डबडबाई, कई बार आंसू बहे, मगर वो सब कुछ बताती रही। जब आयशा बात मुकम्मल कर चुकी तो बाप ने एक ठंडी सांस छोड़ी और बोला, तुम अपने घर में बैठी हो, रोती क्यों हो? मैं और तुम्हारे भाई करमदीन के पास जाते हैं। मुश्ताक ने बात की और बात करते ही उठ खड़ा हुआ। बाप को उठता देखकर दोनों बेटे भी उठ गए थे। फिर एक एक करके सभी अपनी अपनी जगह उठ खड़े हुए। वो तीनों निकल गए तो आयशा की माँ उसे प्यार करते हुए तसल्ली देने लगी। मुबारक और साबिर मिठाई के साथ चाय से लुत्फानंदोज होने के बाद वहां से चले गए थे। करमदीन बहुत खुश था, जिंदगी में पहली बार उसने एक साथ इतनी रकम देखी थी। इससे कबल भी थोड़े थोड़े करके कुछ न कुछ रकम आने लगी थी। एक ही दिन में हजारों रुपए इसके जेब में आ जाना इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी का बाज बना था। जेब में डाले हुए नोटों को थपथपाने के बाद उसे यकीन होने लगा था कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जिनके लिए उसने बहुत कुछ सोच रखा था। करमदीन सुकून से चारपाई पर लेटा ख्वाब बुन रहा था कि दरवाजे पर लगी कुंडी की खटखट ने उसका सारा तसलसल तोड़कर रख दिया। वो बेदिली से उठा और कुंडी खोल दी। वहां आयशा का बाप और भाई खड़े थे। वो उन्हें देखकर परेशान हुए बगैर ना रह सका, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। करमदीन उनके चेहरे को देखकर ही जान गया था कि वो बहुत गुस्से में है। आइए आइए, अंदर आ जाइए। करमदीन ने इस डर से कि वो कहीं वहीं खड़े ही उसे बुरा भला ना कहने लगे, खुद एक तरफ होकर उन्हें गुजरने का रास्ता देते हुए कहा। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं करमदीन, अकरम ने तल्ख लहजे में बात की। तुम लोग अंदर तो आओ, फिर ही बात हो सकेगी ना। करमदीन ने इंतहाई धीमे लहजे में बात की। करमदीन की बात सुनकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में बात करते हुए करमदीन की बात मान लेने का प्रोग्राम बना लिया। सबसे पहले मुश्ताक ने घर में कदम रखा था, फिर अकरम और अकबर भी बाप के पीछे पीछे हो लिए थे। जब वो तीनों ही अंदर आ गए तो करमदीन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उनके साथ साथ हो लिया। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ, करमदीन ने उन्हें कमरे में बिठाते हुए कहा। तुम चाय पानी को छोड़ो और इधर हमारे पास आकर बैठो, हम तुमसे कुछ बातें करने चाहते हैं। मुश्ताक ने करमदीन को बाहर जाने से रोकते हुए कहा। चाचा बातें भी हो जाती हैं, पहले थोड़ी सी चाय तो पी लो। बस मैं अभी 2 मिनट में वापस आता हूँ। करमदीन ने बात की और कोई जवाब सुने बगैर तेजी से वहां से निकल गया। वो तीनों ही घर से करमदीन से बात करने के लिए वहां से आए थे, मगर वो इनसे बात करने की बजाय चाय पानी में पड़ गया था। करमदीन ने चाय लेकर वापस आने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी, मगर वो जब तक नहीं आया था वो तीनों वहां गुस्से की हालत में बैठे रहे। करमदीन ने चायदानी से चाय कपों में डाली और ट्रे में रखकर इन तीनों के सामने रख दी। इन तीनों ने ही थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद अपना अपना कप पकड़ लिया। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुमने आयशा को घर से क्यों निकाला?
मुश्ताक ने बात का आगाज़ किया। क्या तुमने उसे लावारिस समझ रखा है? करमदीन के जवाब देने से पहले अकरम ने एक और सवाल कर डाला। खुदा गवाह है चाचा, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, मैंने उसे घर से नहीं निकाला। तो क्या उसका दिमाग खराब है कि वो खुद घर छोड़कर चली गई? अकबर चीखा। मैं भला ये बात कैसे कह सकता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैंने उसे घर से नहीं निकाला, और वैसे भी उसने हमेशा हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है, मैं भला उसे घर से क्यों निकालने लगा? वो तो कहती है कि जो पिछले दिनों उसके 2 बच्चे मरे, उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, उसके जिम्मेदार तुम हो, और जो बच्चे जिंदा हैं तुम्हारी वजह से उनकी ज़िंदगी भी खतरे में है। मुश्ताक ने तफसील बताई। ज़रा खुद ही सोचो चाचा, क्या कभी कोई बाप अपने बच्चों को अपने ही हाथों से मार सकता है? इन मासूमों को भला मेरा उस मासूमों ने भला मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैं उनकी मौत का सबब बनता? क्या ये सच नहीं कि तुम पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? ज़रा तुम ही इंसाफ से बताओ, इंसान पैसा किसके लिए कमाता है? जाहिर है अपने बीवी बच्चों के लिए। मुश्ताक ने झट से जवाब दिया। खुदा तुम्हारा भला करे चाचा, बस यही मैं कर रहा हूँ, मगर वो समझती नहीं। मगर वो ऐसा क्यों कहती है कि इस घर में उसके बच्चों को खतरा है, इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकती? चाचा तुम ही बताओ, कोई बाप अपने बच्चों का दुश्मन हो सकता है? लो ये क्या बात हुई भला? बाप तो अपने बच्चों के लिए साया होता है। फिर तुम खुद ही बताओ चाचा, मैं भला अपने बच्चों का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? इससे पहले कि मुश्ताक कोई जवाब देता, अकबर जवाब तक खामोशी से बैठा। जो अब तक खामोशी से बैठा इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर गुस्से से अपने होठ काट रहा था, बोल पड़ा। अब्बा तुम कौन सी बातें ले बैठे हो? सीधी तरह कहो कि हमसे हमारी बच्ची के आंसू नहीं देखे जाते। देखो अकबर, अगर तुम ये समझते हो कि मैंने आयशा से कोई ज्यादती की है तो ये बिल्कुल गलत है। तो क्या वो पागल है जो बच्चों को लेकर रोती हुई हमारे पास पहुंची है? घर में मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें हो जाया करती है, लेकिन इसका ये मकसद तो नहीं कि घर ही छोड़ दिया जाए। अगर आयशा को भी मुझसे कोई शिकायत थी तो वो इसे तुम लोगों के पास जाने की बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। करमदीन बस इतना याद रखना, अगर तुमने हमारी बहन को अपने घर में ना बसाया या कोई दुख दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अकबर चीखा। वो मेरी बीवी है और मैं भला उसे कोई दुख क्यों देने लगा? ये उसी का घर है, वो जब चाहे आए और आकर खुशी से रहे। करमदीन ने धीमे लहजे में बात की और अपनी जगह से उठता हुआ बोला, तुम लोगों ने तो चाय भी नहीं पी और पड़ी पड़ी ठंडी भी हो गई है। अभी 2 मिनट में गर्म करके लाता हूँ। ये कहते हुए करमदीन ने ठंडी चाय वापस चायदानी में डाली और गर्म करने के लिए ले गया। करमदीन ने तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये जाहिर हो कि इसे आयशा से कोई नाराज़गी है। मुश्ताक ने करमदीन के कमरे से जाने के बाद अपनी राय का इजहार किया। कहते तो अब्बर तुम ठीक हो, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। अकबर ने बाप की हाँ में हाँ मिलाई। अकरम भी हाँ में हाँ मिलाना चाहता था, मगर वो बात करने से पहले ही रुक गया, क्योंकि करमदीन चाय गर्म करके वापस ले आया था। चाय गर्म करने के साथ साथ वो अपने हिजरे में मिठाई का डब्बा भी उठाकर लेकर आया था। करमदीन ने चाय कपों में डालकर इन तीनों के हाथों में थमा दी और मिठाई का डब्बा खोलकर उनके सामने रख दिया और बोला, ले गर्मा गर्म चाय पिए और मिठाई खाए, और अगर मेरी तरफ से तुम में से किसी के भी दिल में कोई मैल है तो वो निकाल दे। करमदीन की बात सुनकर वो तीनों ही खामोशी से चाय पीने लगे, मगर इनमें से किसी ने भी मिठाई नहीं खाई थी। मुश्ताक ने सबसे पहले अपनी चाय ख़त्म की और कप एक तरफ रखता हुआ बोला, अब वो गई है तो कुछ दिन रह लेगी, फिर मैं उसे छोड़ जाऊंगा। वो तुम्हारी बेटी है चाचा, तुम उसे जितने दिन चाहो रख लो, जब तुम्हारी खुशी होगी ले आना, और अगर मुझे कहोगे तो मैं लेने आ जाऊंगा। करमदीन ने बात की। तुम भी लेने आ जाओगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे खुद छोड़ जाऊंगा। बेटियों वाले झुके हुए अच्छे लगते हैं। ये बात ना करो चाचा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। आयशा तुम्हारी बेटी है तो मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो अब हम चलते हैं। मुश्ताक ने बात की और साथ ही उठ खड़ा हुआ। उसे उठता देखकर करमदीन और आयशा के दोनों भाई भी उठ खड़े हुए। चाचा खाना खाकर जाते। बस पुत्र, घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा चाचा, रब रखा। वो तीनों करमदीन के से हाथ मिलाते हुए चल पड़े। करमदीन उनके साथ साथ चलता हुआ उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया था। उन्हें रुखसत करने के बाद वो वापस कमरे में आया और वहां पड़े हुए चाय के बर्तन और मिठाई का डब्बा समेटकर चारपाई पर लेट गया। करमदीन से मुलाकात के बाद वो तीनों घर पहुंचे तो तमाम अहले खाना उनके इंतजार में बैठे थे। जिस वक्त से वो तीनों घर से गए थे
उस वक्त से इन पर अजीब सी कैफियत तारी थी। उन्हें किसी पल चैन नहीं आया था और तब से ही उनकी नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थी। वो तीनों घर दाखिल हुए तो उनके चेहरों से किसी भी किस्म की नागवारी या गुस्से की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही थी। वो चारपाइयों पर आकर बैठे तो घर की ख्वातीन शहद की मक्खियों की तरह फौरन उनके इर्द गिर्द जमा हो गई। आयशा ने भी उन्हें अंदर आते देख लिया था, लेकिन वो अपनी जगह पर ही बैठी रही थी। क्या कहता है करमदीन? आयशा की माँ ने बेचैनी के आलम में दरियाफ्त किया। सब खैर है, कोई फिक्र की बात नहीं। आयशा को भी यहीं बुला लो, फिर बात कर लेते हैं, मुश्ताक ने सुकून से जवाब दिया। जाओ, उसे भी यहीं बुला लाओ, आयशा की माँ ने आमिना को इशारा करते हुए कहा। माँ का इशारा पाते ही वो जल्दी से आयशा को बुलाने चली गई। अब वहाँ मुकम्मल खामोशी थी और सभी आयशा के मुंतजिर थे। थोड़ी ही देर में आमिना आयशा को लेकर आ गई। आओ इधर मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुश्ताक ने आयशा को अपने पास चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। बाप की बात सुनकर आयशा खामोशी से उसके करीब जा बैठी। तुम 4 दिन यहाँ सुकून से रहो, फिर मैं तुम्हें खुद ही छोड़ आऊँगा, मुश्ताक ने बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। आयशा ने बाप की बात सुनकर गर्दन झुका दी, फिर हिम्मत करके आहिस्ता से बोली, मगर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। पगली ना बनो, इस तरह भी अपना घर छोड़ा जाता है कभी? बाप ने बेटी को समझाया। जिस घर में मेरे बच्चे महफूज ना हो, उस घर को छोड़ देना ही अच्छा है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे बच्चे उसके भी तो बच्चे हैं, और कोई बाप अपने बच्चों का दुश्मन नहीं हो सकता। और फिर करमदीन इतना भी बेवकूफ़ या कम अक्ल नहीं। हम तीनों ने ही इससे तफसील से बात की है। तुम्हें यकीनन करमदीन के बारे में कोई गलतफहमी हुई है। तुम परेशान ना हो, कुछ दिन यहाँ रह लो, तब तक तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। जब तुम फैसला कर ही आए हो तो मुझसे क्या पूछते हो? मुझे बेशक कल ही छोड़ आना, वहाँ जैसे भी हालात होंगे मैं खुद ही भुगत लूँगी, आयशा ने तक लहजे में बात की। मगर इसके लहजे की तल्खी को किसी ने कोई अहमियत ना दी और सभी ने खामोशी इख्तियार कर ली। आयशा के दोनों भाई जो ये समझ रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे लिया है, थक हार कर कुछ देर आराम के लिए वहाँ से उठकर अपने अपने कमरों में चले गए थे। इन दोनों के जाते ही उनकी बीवियाँ भी उनके पीछे पीछे ही वहाँ से निकल गई थी। आयशा की माँ और बाप ने भी उसके सर पर हाथ फेरा और वहाँ से चले गए। अब मैदान खाली था। देखते ही देखते चंद ही लम्हों में आयशा की छोटी बहन बड़ी बन गई थी और उसे समझाने लगी। आपी, मैं नहीं कहती कि जो कुछ हो रहा है इनमें कौन गलत है और कौन सही, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, जब बेटी ब्याह कर चली जाती है तो उसके दुख सुख इसी घर से जुड़ जाते हैं जहाँ वो अपने खाविंद के हाथ साथ रहती है। यकीनन तुम्हें कोई ना कोई दुख तो ज़रूर पहुँचा होगा जो तुम आंसू बहाती हुई अपने बच्चों को लेकर यहाँ आई हो। फिर भी मैं ये कहूँगी कि अपने मसाइल को खुद सुलझाना सीखो। सभी माँ बाप अपनी बेटियों को उनके घरों में बसता हुआ देखना चाहते हैं। तुम खुदा न खास्ता जब भी कभी इस तरह किसी वजह से झगड़ कर यहाँ आओगी, ये जैसे तैसे कभी तुम्हें और कभी भाई करमदीन को समझा बुझा कर तुम्हें वापस कर वहीं छोड़ आएंगे। इसलिए बेहतर है कि जब भी कभी कोई मसला पेश आए उसे दूसरों तक पहुँचाने की बजाय अक्लमंदी से काम लेते हुए खुद उसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए। बहन ने छोटी होकर बड़ी बड़ी बातें कर डाली थी। आयशा उन्हें खामोशी से गर्दन झुकाए सुनती रही, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, बातें करना बहुत आसान है, फिर भी तुम्हारी नसीहतों का शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी आइंदा ऐसा कुछ ना हो जैसा अब हुआ। थैंक यू आपी, कहते हुए आमिना ने आयशा को अपनी बाहों में भर लिया। आयशा कुछ रोज़ अपने वालिदैन के यहाँ रही, फिर उसका बाप खुद उसे उसके ससुराल छोड़ गया। इन दिनों में कुछ भी नहीं बदला था, मगर आयशा ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। मुश्ताक उसे छोड़कर सुबह ही वापस चला गया था। जाने से पहले उसने इन दोनों को बहुत सी नसीहतें की थी और करमदीन को आयशा और बच्चों का ख्याल रखने का कहा था। मगर करमदीन ने भी किसी सादतमंद बच्चे की तरह ससुर की तमाम बातें तहम्मुल से सुनी थी और उसे हर तरह से मुतमईन करके भेजा था। फिर उसके जाने के बाद वो आयशा और बच्चों से कोई बात किए बगैर अपने हुजरे में जा बैठा था। सुबह से शाम, फिर शाम से रात हो गई थी, मगर करमदीन अपने हुजरे से निकलकर बाहर नहीं आया था और ना ही आयशा उसके पास गई थी। इस दौरान उसने करमदीन के लिए दोनों वक्त का खाना बच्चों के हाथ उसके हुजरे में ही भिजवा दिया था। सोने का वक्त हो गया था, मगर करमदीन अपने हुजरे से बाहर नहीं आया था।
आयशा ने बच्चों को सुलाकर करमदीन के लिए भी चारपाई बिछा दी और एक चारपाई अपने लिए बिछाकर लेट गई थी। उसके जहन में इस बात का जर्रा बराबर ख्याल भी नहीं था कि करमदीन उसके पास आकर अपनी ज्यादतियों पर शर्मिंदा होते हुए उसे मनाने की कोशिश करेगा, और ना ही उसे करमदीन का इंतजार था। नींद इसकी आंखों से बहुत दूर थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। वो खामोशी से अपनी चारपाई पर लेटी आने वाले वक्त के बारे में मंसूबाबंदी कर रही थी। इसी दौरान करमदीन आया और खामोशी से अपनी चारपाई पर लेट गया। उसने सोने से पहले आयशा से कोई बात नहीं की थी। फिर कुछ ही देर बाद करमदीन के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। करमदीन को कमरे में आए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। आयशा करवट लिए इस तरह लेटी थी कि उसकी पीठ करमदीन की तरफ थी। नींद से उसकी आंखें बोझल होने लगी थी। इसी लम्हे उसने अपनी कमर से हल्की सी गुदगुदी महसूस की, मगर वो जानबूझकर खामोशी से लेटी रही। वो सोचने लगी कि दिन भर करमदीन ने इससे कोई बात नहीं की थी, मगर अब उसे मनाने के लिए इसके पास बैठा उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। फिर ऐसा ही कुछ उससे अपने चेहरे पर महसूस होने लगा, मगर वो खामोशी से अपनी आंखें बंद किए लेटी रही, ताकि करमदीन को एहसास हो कि वो इससे नाराज़ है। अगले ही लम्हे जब करमदीन के खर्राटों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो वो ये सोचकर कांपने लगी कि अगर करमदीन अपनी चारपाई पर पड़ा सो रहा था, तो वो क्या था जिसकी सांसों की आवाज़ अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। ये ख्याल आते ही उसने फौरन आंखें खोल दी। कमरे में जलने वाले जीरो बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे पर रेंगने वाला अजदा अपना पूरा मुंह खोले उसे काटने के लिए तैयार था। अजदा की आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह उसके चेहरे पर था, जबकि धड़ उसके बाजुओं और कमर पर था। आयशा ने पूरी ताकत से अपने बाजू को ऊपर उठाकर जोर से झटक दिया, जिससे अजदा दूर जा गिरा। अजदा देखकर वो जल्दी से उठकर चारपाई पर बैठ गई थी। बल्ब की रोशनी में अजदा साफ दिखाई दे रहा था। आयशा ने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा और खौफनाक अजदा नहीं देखा था। अजदा देखकर वो इस कदर दहशतजदा हो गई थी कि खुद पर काबू पाने की कोशिश के बावजूद उसके हलक से हल्की सी चीख निकल गई थी। अजदा जमीन पर बल खाता हुआ तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। चीखने की आवाज़ सुनकर करमदीन एक झटके से उठ खड़ा हुआ था। आयशा अपनी चारपाई पर बैठी थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थी और वो बुरी तरह काँप रही थी। क्या बात है? करमदीन ने आयशा के करीब होते हुए सवाल किया। आयशा की सांस फूली हुई थी और खौफ की वजह से उसके मुंह से लफ्ज़ अदा नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो करमदीन के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो उंगली के इशारे से करमदीन की तवज्जो इस तरफ करवाते हुए जहां अजदा था, वो मुश्किल इतना कह पाई थी, सांप। कमरे में जले हुए जीरो बल्ब की रोशनी नाकाफ़ी समझकर करमदीन ने ट्यूबलाइट जला दी थी, ताकि बआसानी कमरे का जायज़ा लिया जा सके। वो फ़ौरन इस तरफ नज़र दौड़ाई थी जिस तरफ आयशा ने इशारा किया था, मगर उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आयशा की समझ में ये बात तो आ रही थी कि अजदा दिन में किसी वक्त कमरे में आकर बैठ गया होगा, लेकिन इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उसने अपनी आंखों से अजदे को दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखा था। दरवाजे में कहीं भी इतनी जगह नहीं थी जहाँ से वो अजदा गुजर कर बाहर जा सकता था। फिर वो कहाँ से निकल गया? वहाँ तो कुछ भी नहीं। करमदीन ने कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद बात की। जब तक वो कमरे के अंदर और बाहर का जायज़ा लेता रहा, आयशा की निगाहें उसी पर लगी रही। उसके वापस आने तक आयशा की सांसें बहाल होने लगी थी और वो डर और खौफ की कैफियत से बाहर निकल आई थी। वो हमेशा से करमदीन का हर ज़ख्म सहती आई थी, मगर अब हालात बदल गए थे। वो दो बच्चों की मौत का दुख देख चुकी थी। इसमें मज़ीद कोई नया दुख सहने की हिम्मत नहीं थी। करमदीन कमरे में वापस आया तो आयशा उसे कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए बोली, लगता है जब तक तुम्हारी वजह से मैं और मेरे दोनों बच्चे भी कब्र में नहीं सो जाएंगे, तुम्हें सुकून नहीं आएगा। तुम हर बात को मेरे साथ क्यों जोड़ देती हो? इस घर में जितनी भी आफतें आ रही है वो सब तुम्हारी वजह से है, वरना जो कुछ हो रहा है वो कभी ना होता। अच्छा चलो, इन बातों को जाने दो। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आयशा को गुस्सा देखकर करमदीन ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बात की। करमदीन का हाथ लगते ही आयशा को मजीद गुस्सा चढ़ गया और उसने तेजी से उसके हाथों को बुरी तरह झटक दिया। इस कदर खफा क्यों होती हो?
मुझे तंग मत करो, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। लगता है अभी तक गुस्से में हो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती, फिर खामखा बात को क्यों बढ़ा रहे हो? आयशा ने तेज लहजे में बात की और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। करमदीन कुछ देर तक आयशा के पास खड़ा गर्दन झुकाए सोचता रहा, फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खामोशी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। इनकी शादी के बाद अब तक यही होता आया था कि जब भी किसी मामले में इनमें से कोई इख्तिलाफ हो या गर्मी सर्दी हो, उन्होंने वक्ती तौर पर मुंह फुलाया और फिर कुछ ही देर बाद नाराज़गी ख़त्म हो गई। ये और बात है कि बात करने में हमेशा आयशा ने पहल की थी। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि नाराज़गी इस कदर तूल पकड़ गई थी। करमदीन का ख्याल था कि हमेशा की तरह आज भी आयशा ही मनाने में पहल करेगी, लेकिन जब वो इसके मनाने पर भी ना मानी तो वो खामोशी से अपने बिस्तर पर जा लेटा और रात दोनों पर ही भारी गुजरी थी और वो रात भर सो ना सके थे। दिन भर करमदीन अपने हुजरे में घुसा रहा और आयशा घर के कामों में मसरूफ़ रही। दिन में एक बार भी वो आयशा और बच्चों के पास नहीं आया था। करमदीन ने एक रोज़ कबल ही कुछ सब्जियां, गोश्त और दालें लाकर रख दी थी, इसलिए उसे किसी चीज़ के लिए भी करमदीन से कहना नहीं पड़ा था। दिन का ज़्यादातर हिस्सा उसने ये सोचते हुए गुजार दिया था कि उसने रात को जो अज़दा देखा था वो शायद उसका वहम हो, लेकिन फिर वो खुद ही सोचने लगती कि ये वहम नहीं था, क्योंकि उसने खुद अजदह को अपने जिस्म पर देखकर झटके के साथ दूर फेंका था और फिर उसे जाते हुए भी देखा था। यहाँ तक बात इसकी समझ में आती थी, मगर इसकी समझ में ये नहीं आ रही थी कि अगर वो वाकई अजदा था तो वो दरवाजे से कैसे निकल गया, जबकि वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से इतना मोटा अजदा गुजर जाता। अपनी तसल्ली के लिए उसने सुबह उठकर दरवाजे से बाहर का भी बगौर जायज़ा लिया था, मगर कहीं से भी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था कि कोई सांप वहाँ से रेंगता हुआ गुजरा हो। रात हुई तो करमदीन को फिर से आयशा की अहमियत और मौजूदगी का एहसास हुआ और वह एक बार फिर मिन्नत समाजत करने लगा। आयशा पहले से जानती थी कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे बहलाने की कोशिश करेगा। वो मुसलसल इनकार करती रही और करमदीन मुसलसल इसरार करता रहा। जब फरार की कोई सूरत दिखाई न दी तो उसे मजबूरन करमदीन की झोली में खैरात डाल दी। अगली सुबह करमदीन उठा तो बहुत अच्छे मूड में था। नाश्ते से फारिग होकर उसने आयशा को अपने पास बिठा लिया और जेब से बहुत सी रकम निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए बोला, ये अपने पास रख लो। ये किसके पैसे हैं? आयशा ने अपनी हथेली पर रखे हुए बहुत से नोट देखते हुए कहा, ये सब तुम्हारे हैं, इन्हें जैसे चाहो खर्च करो। मैं जानती हूँ तुमने लोगों से झूठ सच बोल कर ये नोट इकट्ठे किए हैं। इसी कमाई की वजह से मैं रूठ कर गई थी और आज तुम मुझे वही पैसे दे रहे हो। तुम फिर से जज्बाती हो रही हो। इससे पहले कि कोई बदमज़गी पैदा हो, मैं इन्हें अपने पास ही रख लेता हूँ। करमदीन ने आयशा की हथेली से नोट उठाकर जेब में डालते हुए कहा और अपने हुजरे की तरफ चल पड़ा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि क्या होगा आगे, करमदीन का क्या भुगतना पड़ेगा और आयशा को और उसके बच्चों को। क्या इनकी बातों का कोई हल निकल पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानी पसंद आती है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।